हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कल हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किए थे और आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे 28 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्लियर? तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। तो आज का क्वेश्चन ये रहा पहला। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं आगे 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। क्लियर? प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य बताना है। क्या बताना है? प्रति वस्तु बिक्री मूल्य। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, तो देखिए वीडियो को एक बार रोके और इसका आंसर एक बार में सही जवाब दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि आंसर बहुत क्लोज है। जो लड़का एक बार में सही जवाब दिया समझो कि वो एग्जाम में औरों से बहुत आगे है। 2 बार में करके भी बहुत फायदा नहीं होने वाला है। तो एक बार में सही आंसर बताएं। हो गया? आओ देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदा। तो देखो 10 रुपये की दर से अगर 7 वस्तुएं खरीदा है तो कितना रुपया देना होगा? 70 रुपये देना होगा। ठीक है? फिर बोला है कि 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, तो 11 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 99। क्लियर? 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। अब की बार 15 रुपया की दर से 14 वस्तुएं खरीदा है। क्लियर? तो 15 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग 196 और फिर 14 जोड़ देंगे यानी 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। तो आप क्या देख रहे हैं? इन सभी वस्तुओं का, कितने वस्तुओं का? 7, 9, 16 और 14, 30। इन 30 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? ध्यान दीजिए ना, कुल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? ये 9 हो गया, ये 10, 7, 17 के 7 हो गया और एक हमारा हासिल, यानी 2, 1, 3 हो गया। तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुल कितना हो गया? 379 रुपया। तो आपसे बोला है कि प्रति वस्तु विक्रय मूल्य, क्या बोला है? प्रति वस्तु विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये तो 30 का है ना है जी। ये कितने का है? ये 30 का है, तो इसमें आप 30 से भाग दे दीजिए। क्लियर? तो बस प्रति वस्तु विक्रय मूल्य तो आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन दिया है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, ठीक है ना, 20% का लाभ हो, तो किसी भी वस्तु पर अगर 20% का लाभ होता है तो कितने में बिकेगी? बता तो दो। 120% पे। तो इसका 120% निकाल लीजिए, कितना होगा? तो 120/100। क्लियर? तो 20 छक्का 120 और 20 पाँचे 100। अब देखो इससे कटा दो, 6 से 6 पाँचे 30। अब बताइए कितना आ गया? 379 में आपको भाग देना है कितने से? 25 से। जल्दी भाग देकर बताइए, जल्दी भाग देकर बताइए कितना होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ना, ऐसे मत कट करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है? आप ऐसे कट करिए। 30 से कितने बार में कट हो गया? 4 बार में कट हो गया। जीरो, जब भी नीचे जीरो रहे ना तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। अब बस इसका आप 4 गुना कर दीजिए और 4 गुना पहले करिए। चलिए, 4 9 36 के 6, 4 7 28, 28 3 31 के 1 और 4 3 12, 3 15।
क्लियर। अब ये बताओ, नीचे 2 जीरो है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो प्रति वस्तु विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15.16 रुपये। कब? अगर आपको 20% का लाभ लेना है तब। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए और बी 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। बी व सी वही कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व सी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी बताएं। चलिए 30 सेकंड में बताएं, जल्दी बताएं, वीडियो रोके और बताएं। आओ देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो एक साथ आए, ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना, तो देखो कैसे जल्दी करेंगे। अगर तीनों की बात पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। आओ देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ए और बी मिलकर कितने में बालक? ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। बी व सी मिलकर कितने दिन में? बताओ तो जरा, बता तो दो। 16 दिन में। कितने में? 16 दिन में। ए व सी कितने दिन में? 24 दिन में। ए व सी कितने दिन में? 24 दिन में। क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। क्या? एलसीएम। क्या करेंगे? बता तो दो। लघुत्तम निकाल लेंगे ना। तो लघुत्तम इसका कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका लघुत्तम कितना होगा? बता तो दो, कितना होगा? 48। आओ लिखते हैं 48। 48 में 12 से भाग दो 4 बार, 16 से भाग दो 3 बार, 24 से भाग दो 2 बार। क्लियर। अब हमसे ये कह रहा है ना कि ए व बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी व सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए व सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 2 काम करते हैं। क्लियर। और टोटल काम कितना है? 48। तो ये बताइए ए बी सी तीनों मिलकर कितने में करेंगे? तो देखो ना, एक एक अगर इन लोगों को जोड़ लेंगे तो 2 ए मिल जाएगा, 2 बी मिल जाएगा और 2 सी मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। अगर वो 2 को कॉमन कर लेंगे तो ए बी सी मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं सोचना है, जो लघुत्तम आया ना, जो लघुत्तम आया 48, इसमें आप क्या करिए कि 4 3 7 2 9, 9 से भाग देंगे। चूंकि जो 2 कॉमन है ना, उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत कुछ नहीं सोचना है। ए बी बी सी सी ए, आप एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम में इन सबको जोड़कर भाग दीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर तुरंत आ जाएगा कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बताओ ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा 16 बार में, और 3 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो 16 दूना 32, 32 में ये बताओ 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो 3 दहा में 30, ठीक है ना। 10 दशमलव समथिंग आएगा। अच्छा 10 दशमलव समथिंग कही है। तो अब बताओ 2 बचा ना, दशमलव बढ़ा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 में 3 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 18, फिर 6 बार जाएगा, यानी 6 6 6, यानी इससे रिलेटेड जो आपका आंसर होगा वही सही होगा। तो 10.67, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 10.67, क्योंकि 6 6 6 कई बार आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10.67। क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। क्लियर। अब देखो 2 समान भाग को क्या, 2 समान भाग को अलग अलग गति से जा रहा है। क्लियर। 2 ही नहीं, अगर 3
पार्ट में जाए तीनों बराबर रहे, या 4 पार्ट में जाए चारों डिस्टेंस बराबर है, तो औसत चाल निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। ये नहीं कि 2 के लिए जाए तो कुछ और फार्मूला, 3 के लिए जाए तो कुछ और फार्मूला, 4 के लिए जाए तो कुछ और फार्मूला, नहीं। तो आओ ध्यान दो कैसे निकालते हैं सभी को, क्लियर? तो ध्यान दो, आओ देखते हैं सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन देखिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो स्पीड दिया है ना, आपको तो ये मालूम हो गया कि ये बराबर बराबर डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है ना। और जब भी बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे अलग अलग स्पीड से, तो औसत स्पीड कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे कि जो स्पीड दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, दूसरा किस स्पीड से जा रहा है बालक? 24। अब ये बताओ 21 और 24 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताओ। 21 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो 21 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 168। क्लियर? कुछ सेकंड के लिए आप लोग मान सकते हैं कि 24 ही एलसीएम है, तो देखते हैं कि 24 में 21 का क्या नहीं है, तो 21 का 7 नहीं है, तो 24 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 24 7 168 हो जाएगा। क्लियर? अब 21 से भाग दो, तो 21 8 168 होता है, 24 से भाग दो तो 24 7 168 होता है। अब क्या करेंगे कि जो एलसीएम आया है उसमें 8 7 15 इन दोनों को जोड़कर भाग दे देंगे। अच्छा ये बताओ कितने समान डिस्टेंस है? 2 ना। कितने समान डिस्टेंस है? 2। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका औसत स्पीड निकल जाएगा। अगर ये 3 रहता है ना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर समान डिस्टेंस 4 रहते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। सपोज मान लो कि किसी वर्गाकार ग्राउंड पे अलग अलग स्पीड से दौड़ लगाना है, तो क्या करेंगे कि यही काम करेंगे और फाइनली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकल के आ गया? तो सर ये हमारा निकल के आ गया क्या? ये निकल के आ गया औसत चाल। और हमसे पूछ क्या रहा है? यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो देखो कुल दूरी, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है बालक? दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? चाल यही है ना, 168y15 × 2। और ये बताओ कितनी में पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करता है? तो 5 घंटे में ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही जो आएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये समान डिस्टेंस के लिए ऐसे करिएगा, जल्दी कर लेंगे। तो 5 से ये कितने बार में कट गया बालक? 3 बार में। और 3 से ये कितने बार में कट जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो 56 दूना 112। कितना आ गया? 112 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया? 112 किलोमीटर। यानी ए फॉर एप्पल, ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो। ध्यान दीजिए, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5 संबंधित 6 है, 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। आगे देखें, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो रोको और इसका आंसर बताओ। एक बार में सही आना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और आप सभी क्वेश्चनों को इजीली टच कर जाएं, तो एक बार में अगर आंसर सही आता है तभी ऐसा कर पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आ गया? आओ देखते हैं। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया है, ठीक है ना। आओ देखते हैं। हमारे पास 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है जी। कितनी रेलगाड़ियां हैं? 2। इनके स्पीड का रेशियो दिया है 5:6। व्हाट? 5 संबंधित 6। क्लियर? अब ये बताओ, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका चाल कितना होगा?
बताओ ना, क्योंकि हमारा चाल का रेशियो दिया है तो इसका चाल कितना होगा। 5 घंटे में अगर 450 किलोमीटर जाएगी तो चाल कितना हो जाएगा, बता तो दो, बता तो दो। तो सर इसका चाल हो जाएगा, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, यानी 450 बटा 5। ये क्या हो गया, ये इसका हो गया चाल, ठीक है ना। ये क्या निकल गया, चाल। और दूसरे का यहाँ पर कितना यूनिट दिया है, 6 यूनिट चाल दिया है। कितना दिया है, 6 यूनिट। तो मतलब ये 6 के समतुल्य है। 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 450 बटे 5, यानी 5 से इसको काट देंगे कितने बार में, 90 बार में। कितने बार में, 90। तो अगर 90 बार में कट गया तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 से भाग दो, कितना आया, 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। आपसे पूछा जा रहा है पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहली रेलगाड़ी की गति कितना यूनिट है, 5 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 15, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 पचे 75। इसमें 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाएंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं है क्या, हाँ है ना, फॉर दिल्ली। क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन किसका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो बता दो इसका x का मान कितना होगा, जल्दी बता दे, जल्दी बताएं। तो वीडियो रोके और एक बार में सही जवाब दीजिए। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए, बताओ। चलो ऐसे ही बताओ x का मान कितना होगा, क्या ऑप्शन करोगे, ठीक है ना, बता तो दो कितना होगा। तो आओ देखते हैं, आंसर आ गया। देखो सभी लोग देखो जी, आओ देखो 4/5 संबंधे 12/10 समानुपाते x/6:9/2। तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो ना, इसके अंतः पद ये है ना, यानी 12/10 गुणे x/6 बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल ना जी। इसका और इसका कितना हो जाएगा बताओ, 4/5 इंटू 9/2। क्लियर। तो देखो ना, ये 5 दूना 10, इस 10 को ले डूबे, बता तो दो। 6 से ये कैंसिल हो गया कितने बार में, 2 बार में। और इस 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में। फाइनली योर आंसर विल बी 9 2 18। क्लियर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18। आओ एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बताओ इसका आंसर। 800 का 85% का 120% का 40% ज्ञात करें। जल्दी बताओ, एक बार में आंसर आ जाना चाहिए, बार बार ये बात को हम बोल रहे हैं, ठीक है। वीडियो रोको और इसका आंसर बताओ कितना आया, कितना आया बताओ तुम लोग, कितना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दो। 800 का 85% यानी 85/100 का 120% यानी 120/100 का 40% ना। अब चलो उड़ाओ, 00 से 00 कैंसिल, इससे ये और ये कैंसिल। क्लियर। अब बताइए, मल्टीप्लाई करिए, इससे इसके साथ छेड़खानी मत करिए, नहीं तो परेशान कर देगा। आप लोग 85 में 8 से गुणा करिए, 12 से गुणा करिए और 4 से। तो आओ 8 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 × 40 के 0, 8 × 6 48, सॉरी 8 × 8 64, 64 4 68 में 12 से गुणा करो, फिर 4 से, बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए। 12 8 96 के 6 और 12 6 72, 72 9 81 गुणे 4। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, ये ध्यान देना कि 100 नीचे है
तो 4 0 0, 4 छक्के 24 के 4, और 4 एकम में 4, 2 6, और 4 8 32। 2 0 नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 326.40 है क्या ऑप्शन में? हाँ सर है, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन किस पे है? डिस्काउंट पे। बताओ, ये आपके जुबान पे होना चाहिए इसका आंसर। क्लियर? आओ देखते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है? बताओ। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो देखो बालक, सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ठीक है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक बटा या समतुल्य बटा का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? समतुल्य बटा या क्रमिक बटा। ठीक है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाई 100। क्लियर? कल बताया था ना एक फार्मूला ऐसा। ठीक है, तो आओ इसी पे रख लो। 20 10, ठीक है, 20 और 10 माइनस 20 गुणे 10 बटा 100। ये कितना हो गया? 20 10 30, और 30 में से कितना घट जाएगा? 0 0 0 0 से 2 कट गया, फाइनली 2 बचा, और 30 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 28%। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा डाटा है। ठीक है ना, हर एक बच्चों के जुबान पर आता है कि 20% और 10% का समतुल्य बटा क्या होता है, तो कितना होगा? 28%। अभी बिहार टीचर में भी यही डाटा सेम दिया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर? आइए एक छोटा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को मालूम होगा क्या कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में एक बार में आ जाना चाहिए। एक बार फिर बोलते हैं, हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L इंटू बी। चलिएगा, क्या कर रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी इसको 3x लेना होगा और इसको क्या लेंगे? x। चौड़ाई को x ले लेंगे तो इसको कितना लेंगे? 3x। और एरिया कितना दिया है जी? 768 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, 3 से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? बता तो दो। तो सर ये 3 से कैंसिल होगा 2 बार में। 3 5 15 और 3 6 18, और ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 256। तो x बराबर कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 16। ठीक है ना, इसी दिन रात के लिए ना हर एक मास्टर क्या करता है? वर्ग याद कराया जाता है, तुरंत रख देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 16। हमसे क्या पूछा जा रहा है? भूखंड का परिमाप। क्लियर? किस भूखंड का? आयतकार का। तो आयत का परिमाप कितना होता है? तो 2L प्लस बी। अब देखो, L का मान कितना दिया है? 3x, और B का मान कितना दिया है? x, यानी 3x और x कितना हो जाएगा? ये 4x। तो 2 गुणे 4x। क्लियर? तो x की जगह 16 रख दो, तो 2 गुणे 4 गुणे 16, तो 16 चौके 64, और 64 दूना 128। कितना हो जाएगा? 128 मीटर इस आयताकार भूखंड का परिमाप हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर? आओ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
आइए एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसको पढ़ें और आंसर बताएं। वीडियो रोको और इसका आंसर बताओ। तो एक बार देखो इसको कितना होगा, कितना आएगा बता दो। आओ देखते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, स्थान पर, B 10वें स्थान पर, इकाई दहाई, सही है, तथा C इकाई के स्थान पर है। क्लियर? बस इसको लेंदी किया गया, कुछ है नहीं। अगर ये ऐसे भी बोल देता ना कि 3 अंकों वाली संख्या ABC है तो भी काम है, ठीक है ना। बस इसको लेंदी किया गया है, ठीक है ना। क्लियर? अब आओ, अब देखो इस संख्या को पुनः ABC में लिखा गया, ठीक है ना। जो 3 अंकों वाली संख्या है ABC, या कुछ भी 2 3 4 या 3 2 1, समझो 3 2 1 ही है, 3 2 1 है, फिर 3 2 1 है, ठीक है, लिखा गया। इसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि 7 11 और 13 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बताओगे रे? इसका लघुत्तम कितना होगा? ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर नंबर है 7 11 13। बता दो इसका लघुत्तम कितना होगा। तो बालक इसका लघुत्तम हो जाएगा 1001, ठीक है ना। कितना होगा? 1001। अब आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को पुनः ABC, सॉल्यूशन देखते हैं बालक, यहाँ से सॉल्यूशन देखो, इसको ABC और ABC लिखा गया है। इसे 3 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग से विभाजित किया जाता है, मतलब 1001 से विभाजित किया जाता है। तो परिणाम क्या आएगा? क्लियर? तो अभी तो नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आओ एक एग्जाम्पल बताते हैं कि इसमें क्या छिपा है। आप ऐसे समझिए, इसको मिटा रहे हैं। देखो समझो कि 312 एक नंबर है, ये 3 अंकों वाला है ना, 321, फिर 312 रख लो, रख लिए। क्या है? सॉरी, ये क्या है? 321 है ना। 2 बार लिखिए, 321 321 लिख लिए। इसके जैसा हो गया कि नहीं बताओ? 321 हो गया क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 3 2 1 0 0 0 प्लस 3 2 1 बताओ, लिख सकते हैं ना। अगर इसमें से हम कितना कॉमन कर ले, 321 कॉमन कर ले, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1000। बताओ ना कितना बच जाएगा? 1000। और यहाँ पर कितना बच जाएगा बालक? 1। क्लियर? तो ये बताओ 321 और ये कितना आ गया जी? 1001। कितना आ गया? 1001। तो कोई भी 3 अंकों वाली संख्या हो, अगर उसको 2 बार रिपीट कर देंगे तो पक्का 1001 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि उसमें से पहले 3 अंक कॉमन कर लेंगे तो 1001 आएगा ही आएगा। क्लियर? तो इस चीज को जब ऐसे लिखोगे ना, तो अगर यहां से आप ABC कॉमन कर लेंगे तो 1001 बचेगा और नीचे 1001 है। ये क्या है? 7 11 और 13 का लघुत्तम। तो इससे ये प्यार से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बच जाएगा बालक? बता तो दो। ABC क्या हो गया? ABC। इसमें से निकल गया पंडित जी। आओ क्या आंसर होगा बताओ तो? ऑप्शन ए। क्लियर? आओ आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से, बताएं इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी। वीडियो रोको और इसका आंसर बताओ। हो गया? आओ देखते हैं। एक 5 अंकों की संख्या
247x8 है। क्या है सर? आओ देखते हैं सॉल्यूशन। 247x और 8 है ना, 44 से विभाजित होते हैं। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले देखो ना, हमको 44 से विभाजित करना है ना, तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 11 लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये 4 से कटेगा। बताओ ना, क्या रखेंगे तो 4 से कटेगा? 1 रखोगे तो ये 18 हो जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? कितना भी बड़ा नंबर है ना, कितना भी बड़ा नंबर है तो लास्ट के 2 अंक को देखते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम यही है ना, कितना भी बड़ा नंबर है तो लास्ट के 2 अंक को देखते हैं कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 18। 18 4 से कटता है? नहीं। चलो 2 रखोगे तो कट जाएगा, 4 7 28। यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या होगा? 4 से कट जाएगा। अब एक बार चेक कर लो कि क्या ये 11 से कट रहा है। तो 11 में क्या करते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर लेते हैं। क्या करते हैं? सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर लेते हैं। अगर ये अंतर 0 या 11 का कोई फैक्टर, 11 का मल्टीपल हो ना, 11, 22, 33, तब ये कट जाएगा। तो आओ देखते हैं। ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़ के अंतर करेंगे, ठीक है ना, ऐड करके डिफरेंस देखते हैं। तो आओ, 8 और 7 15, अब 15 2 17 हो गया। कितना हो गया? 17। अब देखो 2 और 4 6, तो 6 इसमें से घटा दो, कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 का मल्टीपल आ गया ना, मतलब ये 11 से कटेगा। यानी x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 ही रखेंगे। न्यूनतम संख्या चूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो संख्या क्या? 247x8 44 से कट जाएगा। यानी आपका आंसर होगा बी फॉर बम्बई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आओ, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के घनमूल ज्ञात करें। क्लियर? बताओ, इजी तो क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही ना खोजते हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी होती है। आओ देखते हैं। तो 256 के वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? 16। क्लियर? और 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के घनमूल ज्ञात करें। इसका हमको अब क्या निकालना है? घनमूल। तो 16 चौके 64, 64 के घनमूल 4। कितना? 4। और जल्दीबाजी में 8 मत बोल देना, ठीक है ना। वो वर्गमूल होगा, आपसे पूछा है घनमूल, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? आओ अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुर्सियां और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। बताओ ना, जल्दी बताओ, 15 सेकेंड का समय, जल्दी बताइए। आओ देखते हैं। आओ देखो, सीखिए जी। 2 कुर्सियां, चलो कुर्सी को सी से चेयर बोलते हैं ना, और मेज को क्या बोलते हैं? टेबल। तो 2 कुर्सियां यानी 2C प्लस 1 मेज यानी ओनली टी का मूल्य कितना दिया है? 170 रुपीज। और अब बताओ 5 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां जी? 5 कुर्सियां और
4 मेजें यानी 40 कितने में खरीदी जा सकती हैं? 530 में खरीदी जा सकती हैं। यही दिया है ना। तो देखो हमसे कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है ना, तो आओ ना हम लोग टेबल को बराबर कर लें, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो कैसे बराबर करेंगे? इस 4 से ना, इस 4 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 4 दूना 8C प्लस 4T बराबर 17 चौके 68, 480। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पे क्या है बालक? 1 है ना, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले डाटा में, तो ये सेम रहेगा। ये 5C प्लस 4T बराबर 530। क्लियर? अब देखो ना, यहाँ पर टेबल बराबर हो गए ना, टेबल बराबर हो गए 4 4। अब क्या करते हैं? घटा लेते हैं, माइनस कर लीजिए, यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए और यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए, सिंबल बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस 4T से और ये 4T कैंसिल। क्लियर? अब बताओ 8C में से 5C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3C। और इधर बताओ जी कितना आ जाएगा? 680 में से 530 घटाएंगे, कितना आएगा? 150। कितना आएगा बालक? 150। तो 3 से कितने बार में कैंसिल? 5, यानी 50 बार में कैंसिल। तो बताओ एक चेयर का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपया। तो बी फॉर बोल दो। ठीक है ना, 50 रुपया आंसर इसका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपया का शेष है। ठीक है ना, उसके पास 90.53 रुपया है। ठीक है ना, उसके खाते में सब खत्म कर दिया है। 67.14 रुपया जमा करने। अब क्या करता है कि इतना रुपया उसके पास है, इतना और जमा कर दिया, और 70.16 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? ठीक है, तो एक बार में सही जवाब बताओ। चलो 5 सेकेंड दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए। चलिए कितना है बता दो। नहीं है, आओ देखते हैं। देखो जी इसका सॉल्यूशन देखो, आओ देखते हैं कितना रुपया है इसके पास। 90.53 रुपया है और जमा कर दिया। ठीक है ना, कितना? 67.14 रुपये जमा कर दिया। तो इसके पास कितने हो गए? 7 6 7 और 9 6 15। क्लियर? अब इसके पास इतना रुपया हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या किया है कि 70.16 रुपया निकाल लिया है। इसमें से 17.16 फिर माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बालक? 15.7 और 15 में से 7 गया 8, यानी 87.51। तो बी फॉर बोल दो। ठीक है ना, कितना आंसर हो जाएगा? 87.51 रुपये। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मसा और लसा क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से। तो आओ बताओ इसका आंसर। वीडियो रोको और तुरंत आंसर बताओ। बता तो दो कितना होगा, बताएं। आप लोग बताएंगे, जल्दी बताओ। क्लियर? सबका आ जाना चाहिए। तो देखो कितना इसका आंसर होगा, आओ देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुणे मसा। ठीक है ना,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सभी लोग जानते हैं ना, तो इसी पे तो ये सॉल्व होगा। तो देखो क्या बोला है कि दो संख्याओं का मौसह यानी एचसीएफ और लसह क्रमशः 2 और 72 है। तो देखो 72 एलसीएम दिया है और एचसीएफ यानी मौसह 2 दिया है। अब देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो आओ हम इसको बड़ी संख्या मान लेते हैं ना, इसको बिग नंबर मान लेते हैं और इसको स्मॉल। ठीक है, तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर हम इसको स्मॉल वाले को x मानते हैं तो इसको कितना मानना होगा, 2x + 2। बता तो दो, इतना ही ना मानोगे क्योंकि कंडीशन दे रखा है। अब आइएगा, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x² + 2x, और उसको भी इधर लेते आओ, इसको भी प्यार से इधर लेते आइए, तो कितना हो जाएगा -72 × 2 = 0, सुनना ना। ठीक है, अब देखो 2 2 2 सब में कॉमन है, तो ऐसा करते हैं कि इससे और ये दोनों 2 कैंसिल, यानी फाइनली कितना बच गया बालक, x² + x - 72 = 0। ठीक है, अब देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, तो मेरा पहला ही वीडियो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। अगर आप चाहते हैं कि द्विघात समीकरणों को देखते देखते कर लें बिना पेन कॉपी उठाए, तो मेरा पहला वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जरूर देखिएगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बहुत लोग उसको पसंद किए हैं भाई। ठीक है, तो जरूर उसको देखें, एक बार पूरे वीडियो को देखें कि द्विघात समीकरण को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। तो आओ उसी तरीके से हम तुरंत यहाँ आंसर इसका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 72 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। अब देखो 72 का ऐसा फैक्टर करना होता है कि क्या करके 1 लाएं जी, क्या करके लगे, जोड़ के कि घटा के, तो घटा कर लाएंगे। जो यहाँ पर सिंबल आता है ना, यही हमसे कहता है कि क्या करके 1 लाना है। अब बताओ 72 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पर 1 आए, तो सर 9 और 8 होगा। क्या होगा, 9 और 8। क्लियर, अब देखिएगा बड़े वाले नंबर को हमेशा पहले रखिएगा। अब आओ, अब इस सिंबल के पास आओ, ये प्लस है ना, क्या है प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है तो देखो प्लस ऐसे ना बनता है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे ना जी, यानी अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ का भी सिंबल चेंज होगा और यहाँ का भी सिंबल चेंज होगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आई। तो सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, ठीक है ना, जर्सी नंबर 7। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए, ब्याज दर ज्ञात करें। जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। हमको रेट चाहिए, ठीक है, जल्दी बताओ। ये साधारण ब्याज का एक साधारण सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं क्या कि ब्याज बराबर होता है, क्या होता है बालक, क्या होता है मूलधन ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, यही तो एक फार्मूला है जो बचपन से सभी लोगों को याद रहता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100।
क्लियर? बता दो, इसी पे तो ये क्वेश्चन है, जल्दी सेट करो और तुरंत आंसर बताओ। तो आइए सर देखते हैं, मूलधन दिया है 1000, दर हमसे जानना चाह रहा है, टाइम दिया है 5 साल बटा 100 और ब्याज दिया है 440 रुपया। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आर कितना हो जाएगा? 44 में 5 से भाग दीजिए, 8 बार जाएगा, फिर 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, कितना आ गया रेट? 8.8%। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अवधि को ज्ञात करें, मतलब टाइम फाइंड करना है, जिसमें 1000 रुपये के धन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। चलिए टाइम बताना है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। तो बताओ टाइम कितना होगा, जल्दी बताओ। तो देखो बालक, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें ना, तो आप सबसे पहले रेट को फोकस करिएगा। ये बताओ 10% का मान कितना होता है? बताओ तो 10% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा? तो गुरुजी 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। इसका मतलब कि ये मान लो कि 10 क्या है? मूलधन है और इस पे 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना? तो अगर हमारा 10 मूलधन है और इस पे 1 का ब्याज मिल गया तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 11 ना जी। ये मूलधन हो गया और इसको क्या नाम देंगे? मिश्रा धन, ठीक है ना? मिश्रा जी के धन, क्या इसको बोलेंगे? मिश्र धन, अमाउंट, और इसको प्रिंसिपल। क्लियर? नीचे वाला क्या है? मूलधन और ऊपर वाला मिश्रा जी के धन, ठीक है ना? अब देखो ये मूलधन है और ये क्या है? हमारा मिश्रधन है। अब ये देखो बालक, तो मूलधन तो हमारा दिया है, कितना यूनिट दिया है? 1000 दिया है। यूनिट मत बोलो, कितना होगा? 1000। और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना रुपया? 331। तो ये बताओ, जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है? मिश्रधन। तो 1000 और 331 कितना हो जाएगा? 1331। क्लियर? तो ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। क्लियर? अब आओ, मान लो कि यहां पर ये टाइम टी है। क्लियर? ये टाइम क्या है? टी है, जिसमें 10 रुपया, जो 10 हमारा 11 हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिखो, 11/10। अब इस फार्म में इसको क्या लिख सकते हैं बताओ ना? 1331 को देखते तुरंत हम लोग समझ गए कि 11 का क्यूब है और नीचे वाला किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। क्लियर? तो ये देखो जी, जब बेस बराबर होता है, क्लियर, जब बेस बराबर होता है, मान लो कि कहीं पे a के पावर m बराबर a के पावर n हो, ठीक है ना? यानी जब बेस बराबर होता है ना तो घात भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस बराबर है कि नहीं? तो इसके घात भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी t का मान कितना हो जाएगा लल्ला? बता तो दो। t बोले तो 3 वर्ष। तो ये क्वेश्चन बाई हार्ट करने वाला था। ये चूंकि आप लोगों को समझाने के लिए लिख कर किए हैं, लेकिन ये बाई हार्ट वाला क्वेश्चन है। देखते आप बता सकते थे कि इसका आंसर कितना होगा। क्लियर? यानी आपका आंसर सही है, डी फॉर दिल्ली। क्लियर? आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिए। 3 साझेदार ए, बी और सी 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास
तीन साझेदार हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स। ओके, कौन कौन? ए बी सी। और किस रेशियो में ये लाभ कमाते हैं जी? तो सर 4 संबंधे 5 संबंधे 6 ना। अब कंडीशन देखे क्या दिया है, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है, सी का अधिक है ए से, ये बताओ सी का ए से कितना रुपया, कितना यूनिट अधिक है जी? तो 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200, यानी 2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 200। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100। 1 बराबर 100। तो पूछ रहा है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये बताओ कुल लाभ कितना हुआ? 4 और 5 9 और 6 15। कितना यूनिट कुल लाभ है? 15 यूनिट। तो बालक 1 का मान अगर 100 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा? गुरुजी 1500। कितना? 1500। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दो और इसको करो, दो जल्दी करो, चलो वीडियो रोको और इसको करो, जल्दी बताओ, बता तो दो इसका आंसर कितना होगा। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए कितना आंसर होगा, बता तो दो। आओ देखते हैं। 3 साझेदार ए बी और सी ने 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में लाभ कमाया। क्लियर? आपके पास 3 साझेदार हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स। क्लियर? कौन कौन? ए बी सी। और इनके प्रॉफिट का ये रेशियो दिया है, कितना दिया है? 2 संबंधे 3 संबंधे 4। कितना जी? 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। एक डी है जो ए और सी का आधा लिया है, यानी 2 और 4 6 का आधा लिया, यानी कितना लिया जी? 3 यूनिट ले लिया, आधा लिया, आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 है, यानी 3 का मान कितना है? 100 है। क्लियर? तो कुल लाभ ज्ञात करें, तो बताओ कुल लाभ कितना है? 2 3 5 और 4 9। ये बताओ 3 का मान 100 है, 3 का मान 100, तो 9 का मान कितना होगा? जल्दी बताओ। 3 का मान अगर 100 है तो 9 का मान कितना होगा? बताइए ना। 3 केजी संतरे का दाम 100 रुपया, तो 9 केजी संतरे का दाम कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा जी? बता तो दो। तो इसका जो 9 है इसका कितना है? 3 गुना ना, इसका 3 गुना है। 2 3 5 4 9, 3 गुना है ना, तो आप भी इसका 3 गुना बता दीजिए कितना होगा? 300। कितना होगा बालक? 300 रुपया। तो ऑप्शन में है क्या? डी फॉर दिल्ली। चलो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बताएं। वीडियो को रोके पढ़ें और इसका आंसर बताएं। पहले आप लोग खुद करिए फिर वीडियो देखिए। बताएं, बताओ सभी लोग बताओ, इसका आंसर बताओ कितना होगा। चलो बता तो दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी, बताओ कितना आंसर होगा। तो आओ देखते हैं। आ गया? तो ध्यान दो। एक दुकानदार 80 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी
10% और 15% के दो क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके किराए आदि पर 28 रुपया व्यय करता है, क्लियर, उसे वह 800 रुपये में बेचा हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आओ देखते हैं, आओ सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान जाओ कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं जी, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर प्रतिशत लाभ पूछा जाए, प्रतिशत लाभ बराबर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ऊपर लाभ लिखेंगे, क्लियर, और नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। बताओ तो जरा क्या लिखेंगे। लाभ और हानि का निर्धारण किस पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे, बताओ तो जरा। तो सर लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, क्रय मूल्य पर, ठीक है ना। कितना भी जल्दीबाजी में रहिएगा, चाहे कितना भी नशे में रहिएगा, ठीक है, नीचे हमेशा क्या लिखेंगे आप लोग, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुणे 100, क्लियर। और इसी प्रकार हानि बराबर क्या होता है, तो सर हानि बराबर होता है, और देख लेते हैं, हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बालक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, बताओ ना जरा, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा। तो सर हानि क्या हो जाएगा, हानि बटे क्या ले, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य पर ही होता है। और बट्टा छूट किस पे दिया जाता है, बताओ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य पे छूट किस पे दिया जाता है। तो सर अंकित मूल्य पे, किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, नीचे क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य और गुणे 100, क्लियर। तो आओ इस चीज को देखें हम लोग, इस क्वेश्चन में इन्हीं सबों का यूज है, आओ देखते हैं। तो चलो, एक दुकानदार 800 रुपया निर्धारित मूल्य, ठीक है ना, किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य 800 रुपया है, ठीक है ना। एक तरह से आप इसको अंकित मूल्य बोल सकते हैं, क्लियर, मार्क प्राइस बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं। इस पे 10% और 15% के दो क्रमिक छूट देते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 10% का छूट देंगे तो ये माल कितने में जाएगा, 90% में जाएगा कि नहीं, बताओ कितने में जाएगा, 90% में। अच्छा क्रमिक छूट है ना, तो इस पे फिर 15% का छूट दिया गया, इसके बाद 15% का, तो 15% का छूट दे देंगे तो किसी वस्तु में वो कितने में जाएगा, 85% पे जाएगा। कितने में जाएगा बता तो, जो 85% पे जाएगा, क्लियर। अब आओ, 00 से 00 कैंसिल, क्लियर, इससे ये कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 5 से कट गया 17 बार में, और 17 नवा 153 होता है, 153, और इसमें 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2, 4 5 20 और 1 21 के 1, 4 1 में 4 2 6। तो इस वस्तु को फाइनली कितने में खरीदा होगा, 800 रुपये वाली वस्तु को, तो सर वो 612 रुपये में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 612 में। अब ये बताइए इस पे कितना रुपया व्यय पे खर्च कर दिया है, 28 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 3, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 640। यानी 800 रुपया खर्च वाली वस्तु को 10% और 15% के दो क्रमिक बटे पे 612 रुपये में तो खरीद लिया, कहीं गया है, लेकिन उसको लाने में ना और उसके किराए पर आदि पर उसको 88 रुपया और व्यय करना पड़ा है। यानी फाइनली
उस वस्तु के लिए उसको 640 रुपया चुकाना पड़ा है, ठीक है ना। तो 640 रुपया चुकाया है। अब क्या कर रहा है कि 640 रुपये वाले वस्तु को कितने में बेच दिया, 800 में। कितने में बेच दिया, 800 में। तो बोलो तो उसको कितने रुपये का लाभ हो गया। तो सर 640 रुपये वाली वस्तु को अगर 800 में बेच देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा 160 रुपये का। कितने का लाभ प्राप्त होगा, 160 रुपये का। कितने पे, 640 पे। कितने पे जी, 640 पे गुणे 100। अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल, और 16 चौके 64, और 4 से ये कितने बार में कैंसिल हो गया, 25 बार में। यानी इस दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ, 25% का लाभ। यानी सी फॉर चेन्नई। क्लियर। तो आइए अगला क्वेश्चन। आइए आज का ये आखिरी क्वेश्चन बताइए। अंडर क्यूब रूट ऑफ 46,656, इसका क्यूब रूट बताना है। जल्दी बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा, घनमूल इसका कितना होगा, जल्दी बता तो दो, बता दो कितना होगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ 1 का घन कितना होता है जी, 2 का घन कितना होता है, 8। 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का घन कितना होता है, 125। 6 का घन कितना होता है, 216। 7 का घन कितना होता है, 343। 8 का घन कितना होता है, 512। 9 का घन कितना होता है, 729। और 10 का घन कितना होता है, 1000। अगर इतना आपको लर्न है ना तो बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले 3 अंकों का ग्रुपिंग कर लेना। कितने अंकों का ग्रुपिंग जी, 3 अंकों का। बाद बाकी सारे नंबर को घेर लीजिएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं कि जो इकाई वाला अंक है ना उसका क्यूब करते हैं। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216। तो 216 के 6, 216 के 6 इकाई अंक ही लिखते हैं। क्लियर। अब आओ, अब ये बताओ 46 किस किस संख्या के घन के बीच है। तो आओ देखते हैं 46 कहाँ आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो 46 आएगा, 46 आएगा 27 और 64 के बीच ही कहीं पे आएगा। यानी सर ये 3 और 4 के घन के बीच में आएगा। तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर चिपका देते हैं। क्लियर। यानी 46,656 का घनमूल हो जाएगा 36। तो बस आज इतना ही। कल आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए थे, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर जितना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं पूरे देख लिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। मैथ में पूरे के पूरे नंबर ला लेंगे। क्लियर। और बताइए कि ये प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। तो और ये भी बताइए कि अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कोई भी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। उस चैप्टर को भी हम ढंग से पढ़ा देंगे। क्लियर। तो बस आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।